Hello everyone. So we are going to continue with the residential status of individuals as we did in the last class. So we are going to learn a few new things today, test number 2 and other things. But before that, let us quickly revise what we did in the last class. So we talked about test number 1 of residential status. Um, Test number 1 defines whether an individual is a resident or a non-resident. ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश करता है टेस्ट नंबर 1 कि एक पर्सन जो है, जो एक इंडिविजुअल है, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। टेस्ट नंबर 1 में हमने देखा था दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसे रेजिडेंट मान लेते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो रेजिडेंट माना जाएगा, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सिंपल, ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो इसकी पहली कंडीशन हमने देखी थी कि जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, अच्छा इसमें हमने बात की थी कि हर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस नए नए तरीके से चेक करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं अजम्पशन ले सकते कि वो पिछले साल या किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट था तो आने वाले टाइम में रेजिडेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो हर साल चेंज होता है एंड एज एंड व्हेन इट चेंजेस जो प्रोविजंस होते हैं वो वैसे ही अप्लाई होंगे एक्ट। ठीक है, तो फॉर एवरी ईयर वी हैव टू कंडक्ट अ रेजिडेंशियल रेजिडेंसी चेक ऑन दैट इंडिविजुअल। ठीक है, तो जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं, हम उस प्रीवियस ईयर में देखेंगे वो इंडिया में 180 वो 182 डेज और मोर अगर इंडिया में उसने स्टे किया तो हम उसे बोल देंगे रेजिडेंट है। मतलब उसने अगर इंडिया में उस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर में वो 190 डेज रहा है, इसका मतलब वो रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर, मान लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, सो वील चेक द रेजिडेंशियल स्टेटस थ्रू अनदर कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, दूसरी कंडीशन के दो पार्ट्स हैं। वो कहते हैं जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 60 डेज या उससे ज्यादा रहा हो, और साथ में एंड पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा रहा। मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम बात करें उसमें 60 डेज या उससे ज्यादा रहा हो इंडिया में, और उस प्रीवियस ईयर के पिछले 4 साल में कंबाइंड स्टे उसका 365 डेज और मोर रहा। मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और, जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसमें 60 डेज का मिनिमम स्टे होना चाहिए, मतलब 60 डेज या उससे ज्यादा उस साल में इंडिया में रहना चाहिए। और जिस प्रीवियस ईयर की हम बात कर रहे हैं उससे प्रीसीडिंग 4 इयर्स, उससे पहले के 4 साल और में कंबाइंड स्टे, उसमें कंबाइंड स्टे उसका 365 डेज से ज्यादा का या 365 डेज का होगा, तब भी हम मान लेंगे कि वो रेजिडेंट है। तो सेकंड कंडीशन के दो पार्ट हैं और बीच में देखिए क्या लगा है, एंड। तो मतलब ये भी पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए और ये पार्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, कल हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था, हमने इसकी डिटेल में थोड़ी और मुझे आपसे थोड़ी और बात करनी थी, मैंने वो नहीं की थी क्योंकि इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, सो आई वांटेड दिस कॉन्सेप्ट टू स्टे इन योर माइंड फॉर अ डे। ठीक है, कोई एकदम नया कॉन्सेप्ट होता है तो थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं आप, उसके बाद समझने में ज्यादा आसानी होती है। एकदम से मैं आपके ऊपर बर्डन डाल देता कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, तो इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, राइट। चलिए, तो मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, हमने यहाँ पर दो कंडीशंस पढ़ी है। व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज विच वन इज अ मोर लीनियंट कंडीशन, कौन सी ज्यादा आसान कंडीशन है किसी को रेजिडेंट बनाने के लिए। अगर मैं किसी को रेजिडेंट बनाना चाहता हूं तो कौन सी ज्यादा आसान कंडीशन है, आसानी से रेजिडेंट बन जाएगा। मतलब किस कंडीशन का स्कोप ज्यादा बड़ा है, किस कंडीशन का स्कोप वाइडर है जिससे वो रेजिडेंट बनने के चांसेस उसके ज्यादा है। सर ऐसे कैसे बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में वो बोल रहा है दैट पर्सन हैज टू स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ठीक है ना, 182 डेज या उससे ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट उस साल में उसे आधे साल के लिए, हाफ ईयर के लिए ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उसे इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन अगर आप देखेंगे तो काफी इजी कंडीशन नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि उस साल में वो 60 डेज के लिए इंडिया में रहे बस। ठीक है, मतलब 365 डेज में से सिर्फ 60 डेज इंडिया में रहे, बाकी के 305 दिन वो इंडिया से बाहर रह सकता है। आप सोच के देखिए, सिर्फ 2 महीने, 12 में से 2 महीने
मैं बोल रहा हूँ 2 महीने, लेकिन ऐसे 2 महीने का कैलकुलेशन नहीं होना, ठीक है, कैलकुलेशन डेज में ही होगा, ठीक है ना। तो 365 डेज में से वो 60 डेज आपके यहाँ रहा, बाकी 305 डेज वो अब्रॉड रहा, तो भी आप कह रहे हैं कि उसे रेजिडेंट मान लेंगे। आप देख रहे हैं कितना वाइड स्कोप है इस कंडीशन का। और पिछले 4 साल में कह रहे हैं कि 365 डेज और मोर, मतलब अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो 4 साल में 365 डेज इज 1 ईयर। पिछले 4 साल में मिला के वो 1 साल भी अगर इंडिया में रहा है, 1 साल में भी अगर इंडिया में रहा है, तो आप कह रहे हैं कि इन दोनों कंडीशन को मिला के हम मान लेंगे कि वो रेजिडेंट है। तो अब सोच के देखिए कि कौन सी ज्यादा टफ कंडीशन है, कौन सी बहुत इजी कंडीशन है, किसका स्कोप वाइड है। मतलब इस कंडीशन से रेजिडेंट बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इन दोनों कंडीशन को मिला के, कंडीशन नंबर 2 को मिला के रेजिडेंट बनना थोड़ा आसान है सर, बहुत आसान है एक्चुअली, ठीक है। मतलब ज्यादातर कोई इंडिया से अगर बाहर रहता हो, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कोई इंडिया में 365 डेज है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए आइए, आपको बेटर रहेगा उससे। मैं आपसे प्रीवियस ईयर 18-19 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हर साल वो इंडिया में 100 डेज रहता है, कोई पर्सन है वो हर साल इंडिया में 100 डेज रहता है, उसका फाइनल है, ठीक है। तो 17-18 में भी इतना रहा होगा, 17-18, 16-17, देन 15-16, देन 14-15 एंड देन 13-14। इसका यही रूटीन है, ये 265 डेज इंडिया से बाहर रहता है, 100 डेज ये इंडिया में रहता है हर प्रीवियस ईयर में, ठीक है। हमें रेजिडेंशियल स्टेटस किस साल का निकालना है, प्रीवियस ईयर 18-19 का निकालना है बॉस, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 1 लगाते हैं। कंडीशन नंबर 1, 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि प्रीवियस ईयर 18-19 में कितने दिन रहे इंडिया में, ओनली 100 डेज। कंडीशन मांगती है कि आप 182 डेज और मोर रहें, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 लगा के देखते हैं सर। उस प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, क्या 60 डेज और मोर रहे आप 18-19 में? यस सर, यस। और क्या बोलती है कंडीशन 2 का पार्ट बी क्या है, 4 प्रीवियस ईयर्स में कितना स्टे, 365 और मोर। पिछले 4 सालों में, 18-19 के पहले 4 सालों में मिला के कंबाइंड स्टे जो है आपका, वो पूछ रहा है, वो 365 डेज या मोर। अगर आप देखेंगे 17-18 से 4 साल, मतलब 17-18, 16-17, 15-16 और 14-15 अगर आप मिलाएंगे, तो 400 डेज का स्टे रहा है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? यस सर, ये भी हो गई। तो क्या दोनों का अगर मैं मिला के बोलूं, कंडीशन 2 एज अ होल सेटिस्फाई हो गई क्या? जी सर, हो गई। आप देखिए, आप खुद जज कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन से रेजिडेंट बनना ज्यादा आसान है। कंडीशन नंबर 2 से रेजिडेंट बनना ज्यादा आसान है, ठीक है। मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ वो आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट क्यों डिस्कस किया आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए, वी आर कमिंग बैक टू द नोट्स, राइट। तो अब मैंने कल आपसे एक बात और की थी, कि रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम देखते हैं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता है, और साथ में अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आरओआर और आरएनओआर, इन दोनों में भी डिविजन होता है, जो बाकियों में किसी में नहीं होता सर, ठीक है ना। तो आज हम ये वाला जो पार्ट है वो कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। हमने रेजिडेंशियल वाला कर लिया, अब दूसरा पार्ट कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक और चीज डिस्कस कर लूंगा। ये एग्जांपल्स हमने कर लिए थे नाउ। हाँ, कल मैंने आपसे कुछ बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स द स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स इन इंडिया। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सो हम अभी बात करेंगे टेरिटोरियल वाटर्स के बारे में।
अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। ये हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन है, ये हमारे इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर वाटर है, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन आ जाता है, राइट, सॉरी, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, तो आप जाहिर सी बात है आप बोलेंगे कि सर यही इंडिया की बाउंड्री है, राइट। मैं बोलता हूँ नहीं, इंडिया की बाउंड्री यहाँ तक नहीं है। इंडिया की बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक, इंडिया की बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया भी इंडिया की बाउंड्री में आ जाता है। ये जो डिस्टेंस है 12 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स क्यों सर? वाटर में जब आप एरिया या डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो नॉटिकल माइल्स उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हम रोड नापते हैं या कुछ भी होता है तो वी टॉक इन किलोमीटर्स, हम फैब्रिक की बात करते हैं वी टॉक इन मीटर्स। तो वाटर की जब बात करते हैं और एरिया हम मेजर करना होता है तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो इंडियन बॉर्डर से, कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक के वाटर के एरिया को हमने बोला टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये जो वाटर का एरिया है इसे ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद जो एरिया होता है उसे हम फॉरेन सी बोलते हैं, ठीक है, इस पे हमारा कोई राइट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इंडिया के लॉज अप्लाई होते हैं और यहाँ इंडिया का पूरा राइट होता है। अगर आप ये मान लीजिए कि अगर जैसे कोई फॉरेन वेसल है, यहाँ से कोई वेसल जा रहा है और वो यहाँ तक तो आ सकता है सर, लेकिन अगर उसे यहाँ पर आना है तो उसे इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना इंडिया की परमिशन लिए हुए वो टेरिटोरियल वाटर से एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इंडिया अलाउ कर देता है तभी वो इसके अंदर आएगा, और अगर वो बिना परमिशन के इंडिया के अंदर आ जाता है या टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ जाता है, आर नेवी हैज द राइट टू डू वट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। वो उसे यहाँ से भगा सकते हैं, वो फायर कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इंडिया, ये मतलब अगर यहाँ से एंटर कर दिया मतलब इंडिया में एंटर कर गया वो, और बिना परमिशन के इंडिया में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स तक का, इसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम वापस आते हैं कि मैंने आपको ये बात क्यों बताई। द टर्म स्टे इन इंडिया इंक्लूड्स द स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं स्टे इन इंडिया की जब हमने बात की तो टेरिटोरियल वाटर्स में अगर आप स्टे कर रहे हैं तो वो भी काउंट होगा। मतलब सर टेरिटोरियल वाटर्स में कौन स्टे करता है? दोस्त बहुत लोग स्टे करते हैं। हमारी नेवी है जो हमारे बॉर्डर्स को से प्रोटेक्ट करती है, वो टेरिटोरियल वाटर्स में रहते हैं। कई फिशरमैन होते हैं वो टेरिटोरियल वाटर्स में रहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई फिशरमैन है, वो डेली बेसिस पर क्या करता है, यहाँ से बाहर जाता है, टेरिटोरियल वाटर्स में फिशिंग करता है और वापस आ जाता है। पूरे दिन वो टेरिटोरियल वाटर्स में ही रहता है। तो आप तो ये बोल सकते हैं कि सर वो तो इंडिया से बाहर चला गया, तो उसका वो जो पर डे का स्टे है, आप बोलेंगे सर वो तो अब्रॉड है, बट ऐसा नहीं होता। टेरिटोरियल वाटर्स में स्टे जो होता है वो भी इंडिया में स्टे माना जाता है, ठीक है। दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया। हाँ, इसके अगर बाहर जाते हैं आप, अगर आप यहाँ तक चले जाएंगे, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टे आउटसाइड इंडिया, ठीक है। यहाँ अगर आप चले गए, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टे आउटसाइड इंडिया। यहाँ का जो स्टे है दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी स्टे इन इंडिया, ठीक है सर। तो इतनी सी बात आपको बतानी थी मुझे, वो हमने बात यहाँ पे कर ली। Even the stay in a ship or boat moved in the territorial waters of India would be sufficient to make the individual resident in India. कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो नेवी है, हमारी नेवी है, वो टेरिटोरियल वाटर्स में उनकी जो शिप होती है या फिर सबमरीन्स वगैरह होती हैं, वो मतलब परमानेंटली यहीं पर यहीं पर स्टे रहता है उनका। तो उस केस में भी आप उसे स्टे इन इंडिया ही मानेंगे, ठीक है, अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स में है तो। चलिए सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस स्टे और एक्टिव स्टे, और स्टे एट अ यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंट, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इज नॉट नेसेसरी। मतलब मैंने जब वहां बात की, हमने अभी ऊपर जब बात की 182 डेज का स्टे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कंटिन्यूअसली फॉर 182 डेज यू हैव टू स्टे इन इंडिया। नो,
आप एक दिन इंडिया में रहें, एक दिन बाहर जाएं, एक दिन इंडिया में रहें, एक दिन बाहर जाएं, एक दिन इंडिया में रहें, एक दिन बाहर जाएं, और इसको मिला के भी आपका अगर स्टे 182 डेज का हो गया इंडिया में, यू विल बी कंसिडर्ड रेजिडेंट, राइट? तो ऐसा नहीं है, दिस हैज टू बी कंटिन्यूस। आप 5 दिन इंडिया में रहिए, 10 दिन बाहर रहिए, फिर 5 दिन इंडिया में, फिर 2 महीने बाहर, फिर 1 महीने इंडिया में। तो आपका टोटल ईयर का, टोटल प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन होगा कि आप टोटल स्टे इंडिया में आपका उस साल के लिए कितना रहा। इट डज नॉट हैव टू बी कंटिन्यूस। और इंडिया में आपका घर है, कोई ये नहीं बोल सकता नहीं है इंडिया के घर में नहीं रहे थे, कहीं और रहे थे, तो वो काउंट नहीं होगा। नहीं, इंडिया मतलब इंडिया, कहीं भी रहे इंडिया में। ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया का जो घर है वहीं रहना है, आप होटल में भी रहेंगे तो भी वो स्टे काउंट होगा, ठीक है? तो ऐसा कोई ये कंटिन्यूस स्टे होना या एक्टिव स्टे होना, दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप अपने बिजनेस प्लेस पे ही आपका स्टे होना चाहिए, आपके रेजिडेंस पे ही आपका स्टे होना चाहिए। इंडिया मतलब इंडिया, ठीक है? इंडिया में आप होटल में रहें, अपने घर रहें, कंटिन्यूसली रहें, कैसे भी रहें, इंडिया में आगे मतलब स्टे इन इंडिया काउंट होगा, ठीक है? दिस इज नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग, जो इंडिया का स्टे है इट विल इंक्लूड, कहाँ गया, हाँ, बोथ, कौन कौन सा, डेट ऑफ डिपार्चर, डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। मतलब अगर मैं 1 जून को जाता हूँ और 30 जून को वापस आ जाता हूँ, तो अगर 1 जून को गया और 30 जून को मैं वापस आ गया, तो मेरे 30 डेज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, मैं इंडिया के बाहर था, मैं 1 जून को इंडिया में आ गया एंड देन मैं 30 जून को इंडिया से फिर चला गया, तो स्टे इन इंडिया मेरा कितना माना जाएगा, 30 डेज माना जाएगा, ठीक है? तो जिस दिन मैं आया और जिस दिन मैं गया, उन दोनों डेज को स्टे इन इंडिया काउंट किया जाता है। आप, मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में एक आपसे क्वेश्चन पूछा था थोड़ा, कि मैंने बोला था कि वो 3 बजे, 3 बजे 3 in the afternoon somebody took a flight and went abroad, ठीक है? तो वो डेट को मान लीजिए मैं 1 जून को इंडिया से बाहर चला गया, 3 बजे की मेरी फ्लाइट थी, तो उस केस में क्या होगा, क्या 1 जून आप स्टे इन इंडिया मानेंगे या स्टे आउटसाइड इंडिया मानेंगे? स्टे इन इंडिया मानेंगे, ठीक है? मैं वापस आया 30 जून को, 30 जून को मैं सुबह के 4 बजे वापस आया, सुबह के 4 बजे वापस आया 30 जून के, तो 30 जून को सर आप इंडिया में स्टे मानेंगे या बाहर स्टे मानेंगे? सर इंडिया में स्टे माना जाएगा, ठीक है? डेट ऑफ डिपार्चर एंड डेट ऑफ अराइवल इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द स्टे इन इंडिया। चलिए, the residence of an individual for income tax purpose has nothing to do with the citizen। ये मैं आपसे बात कर चुका हूँ, has nothing to do with the citizenship। citizenship से कोई फर्क नहीं पड़ता, place of birth से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, इट डज नॉट मैटर, नथिंग एल्स मैटर्स। जो आपको पढ़ाया है सिर्फ वो ध्यान रखना है आप कहीं के भी, यू कुड बी अ सिटीजन ऑफ अमेरिका इफ यू कम इन टू इंडिया फॉर, even if you're coming to India for the first time in your life, कोई यूएस का सिटीजन इंडिया में पहली बार आ रहा है जिंदगी में और वो 200 दिन रुक के जा रहा है, उस साल के लिए सर हम आपको रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे, 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 100% मानेंगे। सर इससे पहले कभी नहीं आया इंडिया, डज नॉट मैटर, मैंने जो कंडीशन आपको ऊपर बताई है आपको बाय हार्ट उनसे फॉलो करनी, ठीक है सर? चलिए, an individual can therefore be resident of more than one countries even though he can only be so इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट हो? मतलब ऐसा हो सकता है कि वो उस साल इंडिया का भी रेजिडेंट हो और अमेरिका में भी उसको रेजिडेंट माना जाए अमेरिका के लॉ के हिसाब से? इट इज वेरी मच पॉसिबल। वी डू नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द लॉ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट ऑफ 2 countries इन द सेम ईयर, ठीक है? लेकिन सिटीजनशिप में ऐसा नहीं होता, यू कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ 2 countries एट द सेम टाइम, you can only be a citizen of one country at one point of time, ठीक है? बट रेजिडेंट के केस में ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन द लॉज ऑफ दैट कंट्री। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ रेजिडेंट इन इंडिया कैन नॉट बिकम रेजिडेंट इन एनी अदर कंट्री। वही बात कर रहे थे हम कि ऐसा जरूरी नहीं है कि, अच्छा ऐसा भी जरूरी नहीं है, दूसरे तरीके से बोला कि इंडिया में रेजिडेंट है तो कहीं और रेजिडेंट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वो यूएस में रेजिडेंट हो सकता है, इट डिपेंड्स। यूएस के लॉज क्या कहते हैं? अगर यूएस के लॉज बोलते हैं कि नहीं तुम अगर 100 डेज भी यूएस में रहे तो यू विल बी कंसिडर्ड यूएस रेजिडेंट, तो 180 डेज या 200 डेज वो इंडिया में रहा,
100 डेज वो यूएस में रहा और बाकी के 50-60 डेज वो कहीं और ऑस्ट्रेलिया में रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि वो इंडिया का भी रेजिडेंट माना जाए, यूएस का भी रेजिडेंट माना जाए, और ऑस्ट्रेलिया के जो रूल्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से लगेंगे। तो एक टाइम में ऐसा नहीं है कि इंडिया का रेजिडेंट है तो कहीं और का रेजिडेंट नहीं हो सकता, वेरी मच पॉसिबल। ठीक, चलिए, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वी आर गोइंग टू हाईलाइट इट। जो जब भी आपको नोट्स मिलेंगे जस्ट हाईलाइट ऑल दीज पॉइंट्स। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस कौन सी हैं सर? ये हैं बेसिक कंडीशंस। ये जो दो कंडीशंस है इसे बेसिक कंडीशंस बोला गया टेस्ट नंबर 1। तो टेस्ट नंबर 1 का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं सर। अभी अभी तो टेस्ट नंबर 1 याद किया, अभी वो भी अच्छे से याद नहीं हुआ, आपने एक्सेप्शंस भी बताना चालू कर दिया। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस ज्यादा नहीं है, 2 ही एक्सेप्शन है। ठीक है, सिर्फ 2 एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन में क्या नया स्पेशल रूल है, मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं जो कंडीशन बेसिक कंडीशन है जिसमें 2 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो आप रेजिडेंट मान लेंगे, उसके 2 एक्सेप्शन है। मतलब 2 जो एक्सेप्शन हम पढ़ने वाले हैं उस पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, या पूरी तरह अप्लाई नहीं होगी। तो देखते हैं क्या है। इन केस ऑफ दीज 2 एक्सेप्शंस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, in order to do the test of residential status, only condition 1 is applied. Oh my god, only condition 1 is applied. मतलब ऊपर जाके देखते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया, आपको समझ आया तो बताना मुझे। वो कह रहे हैं कि जो 2 एक्सेप्शंस हम पढ़ने वाले हैं, अगर उन पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट लगाना है तो इन दोनों में से ये 1 and 2 कंडीशन में से सिर्फ 1 कंडीशन अप्लाई होगी। ये कंडीशन आप चेक करेंगे ही नहीं। मतलब अगर ये कंडीशन चेक करी और इससे रेजिडेंट आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कंडीशन लगानी ही नहीं है सेकंड वाली। मतलब सिर्फ 1 कंडीशन नंबर 1 चेक करना है, कंडीशन नंबर 1 चेक करना है कि उससे रेजिडेंट प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। आई एम रिपीटिंग, जो 2 एक्सेप्शंस हम पढ़ने वाले हैं, वी हैव टू जस्ट चेक कि कंडीशन 1 से वो रेजिडेंट प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, बात खत्म हो गई। ठीक है, कंडीशन 2 नहीं चेक करेंगे उसके लिए। सर ये तो इजी हो गया, मैं तो कह ही रहा हूँ बहुत इजी है इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब देखना कितना इजी होता जाएगा, धीरे धीरे बहुत इजी होता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप पे बर्डन पड़ रहा था, बच्चों पे बहुत बर्डन आ रहा था, तो उन्होंने एक एक्सेप्शन भी दे दिया। बताइए कितने अच्छे हैं लॉ मेकर्स। ठीक है, तो 2 एक्सेप्शंस देखते हैं क्या है जिन पर कंडीशन 1 लगेगी। मतलब यू जस्ट हैव टू सी कि उस पर्टिकुलर ईयर में आप कितने दिन इंडिया में रहे। अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रहे तो आप रेजिडेंट हैं, अगर उससे कम रहे तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। बात खत्म हो गई सर, क्लियर है? चलिए सर, आइए कौन से ऐसे महान एक्सेप्शन है वो देखते हैं। क्रक्स, यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है मैंने लंबा सा, उसे पढ़ लेंगे आप। क्रक्स क्या है? कंडीशन 2 इज इररेलेवेंट इन दीज 2 केसेस। इन 2 केसेस के लिए कंडीशन 2 इररेलेवेंट है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, इतना तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। इट इज नॉट अप्लाइड, वो चेक ही नहीं करेंगे हम। ठीक है ना सर? चलिए सर, 2 एक्सेप्शंस कौन से हैं फटाफट से ये बता दीजिए, बहुत देर हो गई है। लीजिए सर, लीजिए, आपके सामने पेश है 2 एक्सेप्शंस। व्हाट आर दीज 2 एक्सेप्शंस? इंडियन सिटीजन। सर अभी तो आपने बोला था सिटीजनशिप रेलेवेंट नहीं है, मैंने कहा था रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए रेलेवेंट नहीं है। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड 2 थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन की यहाँ बात हो रही है। सर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा क्या, जैसे रेजिडेंट पता लगाना पड़ा, हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा क्या कि इंडियन सिटीजन कैसे बनता है? नो, क्वेश्चन में दिया होगा कि वेदर अ पर्सन इज इंडियन सिटीजन और नॉट। आपको ये पता नहीं लगाना कि वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है, क्वेश्चन में इट वुड बी गिवन। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, नॉट एट ऑल, कुछ नहीं। क्वेश्चन में दिया होगा वेदर द पर्सन इज इंडियन सिटीजन और नॉट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं 2 एक्सेप्शन ऐसे हैं। इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ इंडियन शिप। मतलब इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के वो इंडिया से बाहर गया है तो उसके ऊपर ये एक्सेप्शन लग जाएगा। मतलब वो इस एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा, उसके ऊपर कंडीशन नंबर 2 नहीं लगेगी अगर उसकी रेजिडेंशियल स्टेटस टेस्ट करना है तो। मतलब सर
इन अदर वर्ड्स आई एम रिपीटिंग, एक इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर बन के, क्रू मेंबर मतलब जो शिप पर लोग काम करते हैं, वो बन के इंडिया से बाहर गया है, तो उस पर कंडीशन नंबर 2 नहीं देखनी, उस पर क्या देखनी है, सिर्फ कंडीशन नंबर 1। तो ये देखेंगे कि इंडिया से बाहर कितने दिन रहा या इंडिया के अंदर कितने दिन रहा। तो अगर 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहा होगा तो रेजिडेंट है, नहीं तो नहीं है सर। ठीक है। और फॉर पर्पसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब वो कह रहे हैं कि या फिर ऐसा इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर गया है, लीव्स इंडिया, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, मतलब इंडिया से बाहर कोई नौकरी करने गया है, इंडिया से बाहर किसी को जॉब मिल गई, वो इंडिया से बाहर चला गया, इस साल जॉब मिल गई उसे, वो इंडिया से बाहर चला गया, तो उस केस में उस पर्सन के लिए आप दोनों कंडीशंस नहीं चेक करेंगे, आप कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। उससे अगर रेजिडेंट प्रूव हुआ तो ठीक है, नहीं तो कंडीशन नंबर 2 नहीं लगानी। सर एक एग्जांपल करा दीजिए। ठीक है सर। इंडियन सिटीजन है, ठीक है सर, क्या क्या पॉइंट्स है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप में क्रू मेंबर बन के वो इंडिया से बाहर गया है अगर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ कंडीशन नंबर 1 टेस्ट होगी, मतलब वो इंडिया से बाहर गया था, इंडिया में स्टे उसका 200 डेज था उस साल में, तो वो रेजिडेंट माना जाएगा या नहीं, यस रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं सर उसका स्टे 180 डेज था उस प्रीवियस ईयर में, नॉन रेजिडेंट, मतलब सर वो इंडिया से पहली बार बाहर गया है। आप देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक एग्जाम्पल हमने किया था ऊपर, याद हो आपको कल, कि इंडिया में इतने सालों से इंडिया में ही था, पहली बार बाहर गया, ठीक है, तो सर कंडीशन नंबर अगर 2 लगा देते इस केस में हम, तो आपने यहाँ तो नॉन रेजिडेंट बोल दिया, कंडीशन नंबर अगर 2 लगाते, एक बार लगा के देख लेते हैं, तो 60 डेज और मोर वाला है, तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, यस हो जाएगी। अच्छा पिछले 4 साल में 365 डेज रहा है क्या, हाँ बिल्कुल रहा है, कितना रहा है, 365 इंटू 4, क्योंकि सर वो तो इंडिया से बाहर गया ही नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 2 से वो रेजिडेंट बन जाएगा, बन तो जाएगा सर, लेकिन कंडीशन नंबर 2 देखनी ही नहीं है। ठीक है, इस केस में कंडीशन नंबर 2 देखनी ही नहीं। ये 3 चीजें जो लिखी है ना, ये साथ में होनी चाहिए। इंडियन सिटीजन जब इंडियन शिप पर एज अ क्रू मेंबर जाता है तब ये कंडीशन अप्लाई होती है, तब वो एक्सेप्शन में काउंट होता है। ठीक है सर, 60 डेज रहा नॉन रेजिडेंट, ठीक है बॉस। सेकंड एक्सेप्शन क्या है, सेकंड एक्सेप्शन देखें, इंडियन इंडियन सिटीजन प्लस इंडियन सिटीजन प्लस आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन होने के बाद वो आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, सिर्फ कंडीशन नंबर 1 चेक करेंगे, सेम केस आ जाएगा यहाँ पर भी। अगर वो इंडिया में 200 दिन रहा रेजिडेंट माना जाएगा, 180 डेज रहा नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, 60 डेज रहा नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है सर, सिंपल ही तो है, दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करनी, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये पहला एक्सेप्शन था, पहले एक्सेप्शन में भी 2 केस आ गए, ठीक है ना, पहले एक्सेप्शन में भी 2 केस आ गए। तीसरा मतलब दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं टेक्निकली, इसको हम ए और बी कर लेते हैं। चलिए, ये दोनों सेपरेट हैं, ठीक है ना, आप इन्हें लिंक मत कर दीजिएगा, एक्सेप्शन नंबर 1 में और करके दिया हुआ है, तो दोनों सेपरेट है। एक्सेप्शन नंबर 2 देखते हैं सर। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब सर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ये देखेंगे अभी। एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया, वो कह रहे हैं इंडिया के बाहर ही है ये इंडिया के बाहर है। आप देखना पहले पॉइंट में क्या था, इंडिया में था और इंडिया से बाहर जा रहा था, और इस पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में इंडिया में आ रहा है, रहता बाहर ही है।
लेकिन है इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, एंगेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर है, लेकिन क्या कर रहा है, या तो जॉब कर रहा है कहीं, या फिर उसका खुद का बिजनेस है, या प्रोफेशन है, या फिर कोई भी अदर वोकेशन है, मतलब कुछ भी काम कर रहा है इंडिया के बाहर रह के, इंडिया के बाहर ही सैलरी या जो भी अर्न करता है वो वही इनकम अर्न कर रहा है। हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, इंडिया में आके बस एक वो विजिट करके चला जाता है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो उस केस में भी आप सिर्फ कंडीशन नंबर 1 देखेंगे, कंडीशन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। इससे अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, एंगेज, इन दोनों की बात हो रही है, एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया प्लस वो विजिट पे आता है इंडिया, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी हो, या तो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया के जनरली बाहर रहता है लेकिन वो इंडिया में आता है उस प्रीवियस ईयर में और इंडिया में विजिट के लिए आता है वो, तो उस केस में कंडीशन नंबर 1 ही अप्लाई होगी, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगी। सर ये तो हो गई लॉ की बात, अब मैं आपसे लॉजिकल डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए इस चीज को इजी बनाने के लिए। मैंने आपसे कुछ देर पहले एक बात की थी कि विच वन इज मोर लीनियंट कंडीशन आउट ऑफ द टू कंडीशंस, कौन सी ज्यादा इजी कंडीशन है, मतलब किस कंडीशन का स्कोप ज्यादा है, वाइड है, जिससे कि सिटीजन रेजिडेंट जल्दी बना जा सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस है रेजिडेंट बनने के, और हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि वो कंडीशन नंबर 2 है, ठीक है सर। तो अगर इन 3 केसेस में या इन 2 एक्सेप्शंस में मैं आपसे बात करूं, कंडीशन नंबर 2 इन्होंने मना कर दिया कि मत चेक करो, तो इनका इंटेंट क्या है, इन लोगों को रेजिडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, सोचिए, आप सोचिए। कंडीशन नंबर 2 अगर इन लोगों के लिए मना कर दी कि मत चेक करो बॉस, एक्सेप्शंस में डाल दिया मत चेक करो, तो क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, इन लोगों को रेजिडेंट बनाना चाह रहे हैं या कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, इतना इतना ज्यादा मतलब हम इतना ज्यादा नहीं चाह रहे इनको रेजिडेंट बनाना, ठीक है ना। तो हमने ये डिफाइन कर लिया कि सर इन लोगों को ज्यादा हम चाह नहीं रहे कि रेजिडेंट बने उस साल के लिए इंडिया के, ऐसा क्यों, आइए। सर ये इंडियन सिटीजन तो है, सॉरी कहाँ गए, हाँ जी सर ये इंडियन सिटीजन तो है, लेकिन ध्यान दीजिए ही इज लीविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो वो आने नहीं वाला, मतलब एक्चुअली होता क्या है, जो क्रू आपको लग रहा होगा सुनने में कि सर ये तो ऐसे ही 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है, ये बहुत टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर टाइम इंडिया का मतलब इंडिया से बाहर ही रहते हैं और वर्ल्ड टूर वगैरह इस टाइप के करके आते हैं, ठीक है, जो क्रूजेस वगैरह होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया से बाहर ही रहेगा बॉस। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर सब्सटैंशियल पार्ट के लिए इंडिया में रहा तो ठीक है, अगर बाहर रहा है ज्यादातर पार्ट तो इसे बाहर ही रहने दो, इसे नॉन रेजिडेंट ही मान दो, क्योंकि ज्यादातर इनकम इसकी बाहर से ही आई, ठीक है। दूसरा देखिए केस, लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, क्या आपको लगता है ये बंदा इंडिया में वापस आने वाला है, अगर इसे नौकरी मिल गई, जो भी नौकरी ये करने जा रहा है, जो भी जॉब ये इसे मिलने वाली है इंडिया से बाहर, डू यू थिंक इन द कमिंग ईयर्स ही इज गोइंग टू बी कमिंग बैक टू इंडिया और ही इज गोइंग टू स्टे इन इंडिया फॉर 60 और 100 और 180 डेज, नहीं, तो ही इज लीविंग इंडिया, तो इंडियन इनकम टैक्स नहीं चाह रहा कि इसको उस साल के लिए भी रेजिडेंट बनाए, क्योंकि ये तो जा रहा है, ठीक है, आने वाले सालों में इसकी जो इनकम है वो बाहर से ही आने वाली है, तो इसे नॉन रेजिडेंट ही रहना।
लेकिन हाँ, इंडिया में बहुत टाइम तक के लिए रहा तो रेजिडेंट मान लेंगे, लेकिन सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे ना तो बहुत सारे लोग रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये जाने वाले लोग हैं, परदेसी परदेसी हैं, इनको जाने दो, इन पर हम उस साल भी लीनियंट रहेंगे। अगर ज्यादा इंडिया में रहा होगा तभी टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, इनको देखिए सर, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो आउटसाइड इंडिया ही रहते हैं, वो बस विजिट पे आए हैं सर इंडिया में, वो बस विजिट पे आए हैं इंडिया में, तो उस केस में ठीक है, क्या फायदा, उनको भी, उन पर भी ज्यादा हार्श कंडीशंस नहीं लगानी। अगर वो बाहर ही है तो बाहर ही रहने दो उसे, बस 182 वाला डेज वाला चेक लगा लेंगे, उससे रेजिडेंट बन गया तो ठीक है, अदरवाइज सेकंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। ठीक है बॉस, तो ये कैसे लोग हैं आपको समझ आ गया? या तो ये जा रहे हैं या ऑलरेडी जा चुके हैं, बस अपने घर वालों से मिलने आ गए, जॉब बाहर ही कर रहे हैं, बाहर ही सेटल्ड हैं, सब कुछ है, बस 10 दिन 15 दिन अपने घर वालों से मिलने आ जाते हैं, विजिट कर लेते हैं इंडिया, दैट्स इट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए ही है एक्सेप्शन। कोई फॉरेन सिटीजन अगर हुआ, कोई फॉरेन सिटीजन हुआ तो ये एक्सेप्शन नहीं लगेगा उसके लिए, उसके लिए आपको वो कंडीशन ही देखनी पड़ेंगी, मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी। तो ये बात दिमाग में ध्यान रखना। एंगेज्ड आउटसाइड इंडिया का मतलब ये नहीं है कि वो एंगेज आउटसाइड इंडिया का मतलब ये नहीं है कि आप फॉरेन सिटीजन पे भी ये एक्सेप्शन लगा दे, नहीं, सिर्फ इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पे ये एक्सेप्शन लगेगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे वो बाहर से आया है विजिट के लिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, बोल देंगे कि क्रिकेटर केम टू विजिट इन इंडिया, तो आप विजिट इन इंडिया से आपको दिमाग में आपका दिमाग कहाँ पहुंच जाता है, एक्सेप्शन पे पहुंच जाता है। बट डू कंसिडर कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, ठीक है, तो वो इंडिया का सिटीजन होगा क्या? नहीं। ठीक है ना सर, आपने एक चीज नहीं बताई, आपने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया मैंने, आपने ये नहीं बताया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है। आइए सर, आइए ये भी देख लेते हैं। इंडियन ओरिजिन मीन्स व्हेन अ पर्सन, या तो आप या ईदर ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब आपके मदर या आपके फादर, आपके मॉम या आपके डैड, दोनों में से कोई भी, और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, या फिर आपके दादा या आपके दादी, वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे। मतलब या तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे सर, ठीक है, आप तो डिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, लेकिन आपके पेरेंट्स, और पेरेंट्स मतलब ऐसा नहीं कि दोनों, मॉम एंड डैड दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, या फिर वो भी नहीं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, दोनों में से कोई भी, ठीक है ना, ईदर ऑफ द पेरेंट्स एंड ईदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है, उस केस में आप इंडियन ओरिजिन के माने जाते हैं। बस बात करते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन, तो आप समझ जाइएगा कि इस पर ये एक्सेप्शन लग जाएगा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मिस्टर ए's grandfather was born in undivided India and he is engaged outside India, is working in a multinational company in Australia, and he comes to India for a visit during previous year 1819, and during that visit he stays in India for 60 days. Find out whether Mr. A is resident for that previous year or not. 60 days रहा है, ये कंडीशन लग रही है, तो उस केस में आप सिर्फ कंडीशन नंबर 1 देखेंगे, 182 डेज और मोर वाली, वो 60 डेज रहा है, अ बिग क्रॉस सर, नो, ही इज नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है सर, इस क्लॉज का फायदा क्या हो, इस क्लॉज का फायदा ये हुआ आपने सिर्फ कंडीशन 1 चेक की, कंडीशन 2 चेक नहीं की। ठीक है बॉस, एक सर एक स्पेशल रूल और है, बहुत सिंपल सा है, बस इसे हम रीड करेंगे एंड देन वील मूव अहेड। स्पेशल रूट टू डिटरमाइन स्टे फॉर इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर के लिए एक स्पेशल रूल है, क्योंकि इसमें ना कंफ्यूजन होता रहता है सर। इसमें कंफ्यूजन ये होगा सर कि अभी जैसे आपके मन में सवाल आया भी होगा कि सर वो इंडियन शिप यहाँ से गई, फिर वो थोड़े टाइम के लिए गई बाहर, वो श्रीलंका चली गई, श्रीलंका के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, फिर वहां से घूम के यूरोपियन कंट्रीज वगैरह घूम के वो आई वापस, फिर वो थोड़ी देर इंडिया में आई और वो फिर से बाहर चली गई, यूएस चली गई।
तो उस केस में वो मान लीजिए हो सकता है वो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज विजिट करते करते वो बार बार इंडिया के आसपास आ रही हो, या इंडिया में आती हो, अपने कुछ गेस्ट को डिबोर्ड करती हो, फिर से कुछ गेस्ट उसमें ऑनबोर्ड होते हो, फिर वो चली जाती हो। तो इस केस में हम कैसे क्या करेंगे? तो देखिए इसमें एक स्पेशल वे है, एक स्पेशल रूल है, लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा स्पेशल रूल किसके लिए? सर इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर के लिए, ठीक है, सिर्फ उनके लिए है स्पेशल। क्या है वो रूल? कह रहे हैं इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल की ही बात हो रही है अभी तक, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, ठीक है, ठीक है ना? तो वो तो हमने ऊपर डिफाइन कर लिया। द पीरियड और पीरियड्स ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वॉयज फॉलोइंग पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। ये पीरियड जो है इनके लिए, इन महाशय के लिए ये पीरियड जो है वो एक्सक्लूड कर लिया जाएगा फ्रॉम स्टे इन इंडिया, ठीक है। अगर इंडियन सिटीजन है और क्रू मेंबर है किसी का, किसी शिप का, एलिजिबल वॉयज, एलिजिबल वॉयज क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, मतलब किस शिप की बात कर रहे हैं, वॉयज मतलब जिसके थ्रू आप जर्नी पे जाते हैं, जिसके थ्रू आप जर्नी पे जाते हैं, वो शिप की बात हो रही है बेसिकली। तो इन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम स्टे इन इंडिया। वो पीरियड कौन सा है? सर इनका एक अग्रीमेंट होता है, सीडीसी जिसे बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो जिस दिन सीडीसी अग्रीमेंट में ये एंटर करते हैं और जिस दिन ये इस पे साइन ऑफ होता है, यहां से यहां तक का जो पीरियड है, यहां से यहां तक का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो स्टे इन इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। सर मतलब, सर मेरा मतलब ये है कि इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर के लिए आपको ये नहीं देखना कि वो इंडिया में स्टे कितना दिन आया गया, ये सब नहीं देखना। आपको क्वेश्चन में दिया होगा सीडीसी पीरियड क्या है, ठीक है। मान लीजिए उनका कॉन्ट्रैक्ट, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? हम इंडियन सिटीजन प्लस क्रू मेंबर अगर कोई है, प्लस कौन सा? एलिजिबल वॉयज, मतलब हर किसी के लिए नहीं है ये रूल। किसके लिए? इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर है, जो कि एलिजिबल वॉयज में गया है। एलिजिबल वॉयज कौन सी है वो भी देख लेंगे। तो इनके लिए बोल रहे हैं कि मान लीजिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 2016 की ले लेते हैं, ठीक है। अब इनका जो सीडीसी कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट कब से हुआ? सीडीसी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ लेट अस सपोज 1 जून 16 से, ठीक है। और एंड कब हुआ सर? सीडीसी कॉन्ट्रैक्ट एंड कब लेना है बताइए सर? 31 दिसंबर 16 ले लेते हैं। 31 दिसंबर 16, ठीक है सर। और फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 17 में खत्म हो रहा है सर, राइट। तो हमारे लिए तो यहां से लेके यहां तक का पीरियड रेलेवेंट है। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप इंटेलिजेंट, आप स्टे इन इंडिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ से ये खत्म हुआ इनका 2, यहाँ से लेके यहाँ तक सीडीसी का पीरियड था, जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था उस शिप के साथ, ठीक है, उस शिपिंग कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था। तो इस दौरान में वो 3-4 बार इंडिया आए, वो 3-4 बार इंडिया आए, ठीक है। वो मान लेते हैं हम 5 डेज के लिए इंडियन वाटर्स में थे, इंडियन वाटर्स में थे, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स में थे। तो TWI में अगर थे मतलब इंडिया में थे, राइट। तो सर आपके हिसाब से पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया क्या होना चाहिए? सर एक तो 1 अप्रैल से लेके 30 मई तक, ठीक है। तो 31 डेज ये हो गए, मई में 30 डेज हो गए, फिर जून से वो बाहर चले गए थे, फिर 5 डेज यहाँ पर हो गए क्योंकि 5 डेज फिर से इंडिया में रहे, फिर बाहर चले गए, इस पीरियड में 5 डेज इंडिया में रहे। उसके बाद दिसंबर में आ गए थे, तो और दिसंबर में आने के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी में कितना डे होता है सर? 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31। तो सर ये टोटल स्टे इन इंडिया हो गया
देखें टोटल स्टे इन इंडिया कितना है, इसे आप सम देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 156, 156, ठीक है, गलत, रॉन्ग आंसर। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि अगर इंडियन सिटीजन है जो क्रू मेंबर है और जो एलिजिबल वॉयज में है, तो उसके लिए सीडीसी कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और उसकी डेट ऑफ टर्मिनेशन है सीडीसी कॉन्ट्रैक्ट की, तब तक का जो पीरियड है वो पूरा एक्सक्लूड करना है सर आपको, ठीक है। भले ही मतलब सर वो इंडिया में रहा है तो भी एक्सक्लूड, यस, उसने साफ साफ बोल दिया वो पीरियड एक्सक्लूड करना है आपको। तो आप यहाँ पर ये 5 डेज का पीरियड लेंगे क्या? नो सर, ये जीरो होगा, ठीक है। इस पॉइंट का ये सिग्निफिकेंस है। तो अगर उस ड्यूरेशन में वो इंडिया में आया भी तो यू आर नॉट गोइंग टू काउंट इट एज कि वो यहाँ पर आया, आप उसे एक्सक्लूड करेंगे। तो अब स्टे इन इंडिया कितना हो गया, 156 आ रहा था तो 151 हो गया। स्टे इन इंडिया इज 151 डेज। क्या इंडियन सिटीजन माना जाएगा? नो। वाई? क्योंकि एक्सेप्शन में आ रहा है ये, राइट, एक्सेप्शन में आ रहा है, तो इसलिए रूल नंबर कंडीशन नंबर 1 लगेगी 182 डेज वाली, उसे फुलफिल नहीं कर रहा, देन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी नॉन रेसिडेंट। सर एलिजिबल वॉयज क्या है, ये देख लेते हैं। एलिजिबल वॉयज, अब वॉयज मतलब शिप, अंडरटेकन बाय अ शिप, मतलब वॉयज मतलब बेसिकली जर्नी होता है, ठीक है ना, जर्नी होता है बाय अ शिप, जो कि शिप ने अंडरटेक किया है इन द कैरियज ऑफ पैसेंजर और फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक, जो कि इंडिया से बाहर कहीं घूमने जा रही है, जैसे वर्ल्ड टूर वगैरह पे क्रूजेस जाते हैं, उनकी बात हो रही है। तो किसी ऐसी जर्नी पे जा रहा है वो जो इंटरनेशनल जगहों पर जाएगी, where the voyage having originated from any port in India and has its destination outside India, मतलब ऐसी जर्नी होनी चाहिए, ऐसी जर्नी होनी चाहिए कि इंडिया से चालू हो रही है और कहीं बाहर डेस्टिनेशन उसकी कहीं बाहर है, या फिर इंडिया से कहीं बाहर से चालू हुई है और डेस्टिनेशन उसकी इंडिया है। तो दोनों में से कोई भी ऐसा जर्नी होगी तो वो एलिजिबल वॉयज बन जाएगा। मतलब या तो में इंडिया से स्टार्ट होकर ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होकर इंडिया आ रही है, तो वो एलिजिबल वॉयज माना जाएगा, ठीक है ना सर। तो उस पर ये एक्सेप्शन लग जाएगा, ये स्पेशल रूल लगेगा। और ये स्पेशल रूल क्या कह रहा है, सीडीसी कॉन्ट्रैक्ट का जो ड्यूरेशन है उसको स्टे इन इंडिया में एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है, ठीक है, उसे लेना ही नहीं है स्टे इन इंडिया में, ठीक है सर। एक बार और देख लीजिए आप, कोई डाउट हो तो पूछिए। ये एग्जाम्पल दिया है, ये आप इसे कर लेंगे एक बार, ठीक है। अब हम क्या है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था आर ओ आर और आर एन ओ आर। तो हमने ये डिफाइन कर लिया रेजिडेंट कैसे बनते हैं, नॉन रेजिडेंट कैसे बनते हैं, दिस वी हैव डिफाइंड। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू T2। हम T2 पर जा रहे हैं सर, हम T2 पर जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 2 आने वाला है आपके सामने, ये रहा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट नंबर 2 किस पर लगेगा, एक चीज मुझे बता दो, पहले ही क्लियर कर लेते हैं ये चीज। टेस्ट नंबर 2 किस पर लगेगा, नॉन रेजिडेंट पर लगेगा क्या? सर कैसी बातें कर रहे हो, सर कैसी बातें कर रहे हो, जब कोई रेजिडेंट ही नहीं है तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे हो सकता है? या जब कोई रेजिडेंट ही नहीं है तो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे हो सकता है? तो सबसे बेसिक बात ये कि टेस्ट नंबर 2 उसी पर अप्लाई होगा जो टेस्ट नंबर 1 पास कर गया होगा, और पास करने के बाद वो रेजिडेंट मान लिया गया, राइट है सर, राइट। ठीक है बॉस, चलिए। अच्छा, ये जो रेजिडेंशियल स्टेटस का टेस्ट है किस पर लगता है, ओनली इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ जो है वो आरओआर या आरएनओआर हो सकते हैं। कंपनी, फर्म, एओपी, दे कैन नॉट बी आरओआर और आरएनओआर, दे आर ओनली रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, सिंपल एज दैट, ठीक है सर।
सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? पहले बताया था आपको मैंने, जो इनकम है उसका स्कोप डिफाइन होगा इससे, रेजिडेंशियल स्टेटस से डिफाइन होगा कि कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। सो रेजिडेंशियल स्टेटस इज गोइंग टू डिटरमाइन whether the income has to be taxed or not, and if the income has to be taxed, what all income has to be taxed। क्या सारी इनकम टैक्स करनी है, कुछ इनकम छोड़ देंगे हम रेजिडेंशियल स्टेटस को देखते हुए। तो दिस वील सी, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, राइट। तो जाहिर सी बात है, कहने वाली बात ही नहीं है, जब मैं बोलता हूँ ROR मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट तो है ही और ज्यादातर इंडिया में रहता है, ठीक है। रेजिडेंट तो है ही, मतलब 182 डेज रहा होगा या 60 डेज रहा होगा, प्लस पिछले 4 साल में 365 डेज रहा होगा, इतना तो रहा ही होगा, और ज्यादातर इंडिया में ही रहता है। अभी वो पता चल जाएगा कैसे, ठीक है। एंड जब हम रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की बात करते हैं, तब हमारा मतलब है कि रेजिडेंट तो है लेकिन इतना इंडिया में रहता नहीं है बॉस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। Please note that only when test 1 of residency is passed, test 2 will be applied। सिंपल सी बात है, इसमें टफ क्या है? अगर रेसिडेंसी का टेस्ट पास कर लिया होगा टेस्ट नंबर 1, ओनली देन टेस्ट 2 विल बी अप्लाइड। सिंपल, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, तो सर कब हम बोलेंगे ROR है या कब हम बोलेंगे NOR है, हमें बता दीजिए, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वी आर टू एक्साइटेड टू नो दिस। अच्छा, ठीक। An individual is said to be resident and ordinary resident, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? ROR कब होगा? Very 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 important, both, when both the conditions are satisfied। याद करिए, टेस्ट नंबर 1 में एनी ऑफ द टू कंडीशंस वर सेटिस्फाइड तो कह देते थे रेजिडेंट है। यहाँ पर कह रहे हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम मानेंगे कि वो ROR है। He is resident in at least 2 out of the last 10 years preceding the relevant previous year। मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 की बात हो रही है, तो उसके पिछले 10 सालों में से किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट जरूर रहा हो। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में, मतलब उस साल में नहीं, उस साल में तो आपने रेजिडेंशियल स्टेटस ऊपर चेक कर लिया, ठीक है ना सर। उसके पिछले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल में वो रेजिडेंट रहा हो इंडिया का। अच्छा, रेजिडेंट कैसे चेक होगा? वो कंडीशन नंबर 1 लगेगा। मतलब सर हर पिछले 10 साल पर वो कंडीशन नंबर 1 लगानी पड़ेगी, मतलब टेस्ट नंबर 1 लगाना पड़ेगा जी। ठीक है, मजा आया, मजा आया। तो सर इस साल पे तो लगा ही रहे थे, अब ROR है या नहीं उसके डिटरमाइन करने के लिए पिछले 10 साल पे वो टेस्ट लगाना पड़ेगा एक एक करके। बिल्कुल लगाना पड़ेगा, तभी तो आप डिफाइन कर पाएंगे पिछले 10 सालों में वो कितने साल रेजिडेंट था और कितने साल वो नॉन रेजिडेंट था। एंड और तो देखिए, his total stay in India in the last 7 year preceding the relevant previous year, मतलब प्रीवियस ईयर से पिछले 7 साल, और ऊपर भी हमने देखा था preceding the relevant previous year मतलब पिछले ईयर से पिछले 10 साल, ठीक है। तो पिछले 10 साल में किन्हीं भी 2 साल में रेजिडेंट रहा हो, सिंपल है बॉस, ठीक है। एंड साथ में पिछले 7 सालों में 730 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, मतलब पिछले 7 सालों में कंबाइंड स्टे उसका इंडिया में 730 डेज और मोर रहा, ठीक है सर। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। ये क्या लिखा है? इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी ROR। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी ROR माना जाएगा। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी नहीं हुई, RNOR, नॉन रेजिडेंट नहीं, रेजिडेंट तो वो है, वो टेस्ट नंबर 1 ने उसे पास कर दिया, वो रेजिडेंट तो है। ये टेस्ट क्या कर रहा है, ROR या RNOR? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ROR, पहली हो गई दूसरी नहीं हुई RNOR। सर दूसरी हो गई, सॉरी पहली नहीं हुई दूसरी हो गई RNOR। सर दोनों नहीं हुई RNOR, नॉन रेजिडेंट मत बोल देना। दिस कंडीशन विल नॉट डिटरमाइन वेदर यू आर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, दिस कंडीशन ओनली डिटरमाइनिंग वेदर यू आर ROR और RNOR, राइट सर। चलिए सर एक एग्जांपल करते हैं बढ़िया सा। सर हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर
1819 का 1819 का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है, ठीक है सर, हो जाएगा, कोई ऐसी बात खास बात नहीं। कैसे होगा सर? सर ऐसे होगा कि आप ये बताइए कितने साल इंडिया में रहा, कितने, वो कह रहे हैं सर हर साल, वो तो कह रहा है हर साल इंडिया में 100 डेज के लिए रहता है, हर साल नियम है उसका, उसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल है, वो हर साल इंडिया में 100 दिन के लिए रहता है। मैंने कहा ठीक है, हर साल इंडिया में 100 दिन के लिए रहता है, पिछले 10 साल, सर पिछले 20 साल से वो इंडिया में 100 दिन ही रहता है, स्टे इन इंडिया, राइट सर, ठीक है। तो इसके प्रीवियस ईयर ले लेते हैं, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15। सर ये एग्जाम में करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़े ना पढ़ा रहे हैं। और कितना पीछे जाएंगे, 10 साल जाना पड़ेगा सर, अभी 8 हुए हैं, 2 साल और। आइए सर, ये हमें पता चल गया। अब सर कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हम तो कंफ्यूज ही हुए हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम तो क्लास बंद कर रहे हैं और सो जाएंगे हम तो। थोड़ी देर मेरे साथ रहो, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। चलिए टेस्ट नंबर 1, धीरे धीरे चलेंगे हम, बहुत स्लोली और स्टार्टिंग से। सर सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा रेजिडेंट भी है या नहीं, पहले तो ये देखिए, ROR की बात तो बाद में। टेस्ट नंबर 1 लगाते हैं सर। टेस्ट नंबर 1 की कंडीशन नंबर 1 या 2 दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, हम तो मान लेंगे। इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको बर्ड आई व्यू आ सके उसका। सॉरी, हाँ जी। तो टेस्ट नंबर 1 की कंडीशन नंबर 1 बोलती है 182 डेज और मोर। सर इसका इस केस में क्या होगा, 182 डेज और मोर है क्या? नो, तो ये तो नहीं हो पाएगी। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, 60 डेज और मोर, ये है क्या? यस। तो ये कंडीशन तो नॉट सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन अभी भी पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि कंडीशन 2 अगर सेटिस्फाई हो जाती है देन ही बिकम्स अ रेजिडेंट। लेकिन कंडीशन 2 में दो पार्ट है, एक तो ये ओके हो गया, पिछले 4 प्रीवियस ईयर में कितना रहा हो वो 365 और मोर। तो 4 प्रीवियस ईयर कौन से सर? ये वाले 4 प्रीवियस ईयर, ये वाले 4 प्रीवियस ईयर में कितना रहा है सर? 400 डेज। वाओ सर, क्या बात है सर, बधाई हो। क्या हो गया सर? रेजिडेंट हो गया, सेटिस्फाइड। सर ये तो रेजिडेंट बन गया सर, ये तो रेजिडेंट बन गया, कितनी खुशी की बात है। खुशी की बात नहीं है, खुशी की बात नहीं है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अब आपको ROR है या नहीं ये पता करना पड़ेगा। अगर NR हो जाता तो फिर ROR RNOR की बात ही नहीं होती, ठीक है। तो खुशी की बात नहीं है सर, ठीक है सर, खुशी की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है कि ये रेजिडेंट बन गया। तो सर रेजिडेंट है या नहीं ये तो हमने प्रूव कर लिया कि सर रेजिडेंट है। ओके, नाउ टेस्ट नंबर 2 ROR या RNOR के लिए टेस्ट नंबर 2 लगाते हैं सर, लगाइए। सर टेस्ट नंबर 2 हमें याद ही नहीं आ रहा, अभी तो पढ़ा है, लेकिन क्या पढ़ा है? इसमें भी 2 कंडीशन है क्या? हाँ सर, वो कह रहे हैं कि 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स रेजिडेंट होना चाहिए, 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स रेजिडेंट होना चाहिए। अब सर एक एक के लिए रेजिडेंसी देखनी पड़ेगी, अब सर एवरी प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंसी देखनी पड़ेगी यहाँ। अच्छा ये 2 आउट ऑफ 10 क्या है? ये कौन से प्रीवियस ईयर्स हैं? यहाँ 18-19 से पीछे जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ से जाएंगे, क्योंकि प्रिसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लिखा हुआ है वहां पे। तो 18-19 के लिए नहीं कह रहा, वो उसके पहले 10 साल की बात कर रहा है, उससे पिछले 10 साल की बात कर रहा है। क्या ये 10 साल है? हाँ।
तो सर इसमें एक एक करके इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा हर किसी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस? हाँ करना पड़ेगा सर, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। कैसे सर? दोस्त, प्रीवियस ईयर 18-19 में आपने बोला ना वो रेजिडेंट है, आपने चेक करा ना? हाँ सर। आप ध्यान से देखोगे ना तो डेटा सेम है, हर प्रीवियस ईयर में वो उतने दिन ही रहा है। तो मैं क्या ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि अगर इस साल में वो रेजिडेंट है, इस साल में वो रेजिडेंट है और बाकी सालों में भी सेम स्टे है उसका इंडिया में, मतलब टर्म्स आर सेम, कंडीशंस आर सेम, तो क्या पिछले सालों में भी रेजिडेंट होगा? जी हाँ, पिछले सालों में रेजिडेंट होगा। हाँ, इस साल में रेजिडेंट था। मैं अजम्पशन नहीं ले रहा हूँ, मैं अजम्पशन नहीं ले रहा हूँ, ये कैलकुलेशन है, इट इज अ कैलकुलेटेड डेरिवेशन, ठीक है? ये अजम्पशन नहीं है, मैंने आपको बोला अजम्पशन नहीं लेनी, आप क्यों ले रहे हो? अजम्पशन नहीं है ये, आप निकाल के देख लो। आप 17-18 पे ये टेस्ट लगा दो, 17-18 के लिए टेस्ट नंबर 1 लगाइए सर। 182 डेज रहा, नो, नॉट सेटिस्फाइड। 60 डेज रहा, यस। क्या पिछले 4 सालों में 17-18 के लिए, चलिए 17-18 के लिए देखते हैं, एक बार करके देख ही लेते हैं। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 17-18 हमारे लिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है, कर लेते हैं सर, लॉन्ग मेथड से चलते हैं आपके लिए एक बार। 182 डेज से रहा क्या ज्यादा? नो, नॉट सेटिस्फाइड। 60 डेज से ज्यादा रहा, यस। क्या पिछले 4 सालों में, क्या पिछले 4 सालों में वो 365 डेज से ज्यादा रहा? यस, सेटिस्फाइड। सो फॉर रेलेवेंट असेसमेंट फॉर 17-18 इज ही अ रेजिडेंट? यस, ही इज अ रेजिडेंट। चलिए सर, इसके और पीछे जाते हैं। 16-17 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं सर? ये इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि टेस्ट नंबर 2 में उसने बोल दिया कि 18-19 के पिछले 10 सालों में देखो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था, तो इसके लिए भी करके देखते हैं सर। 16-17 में टेस्ट लगाएंगे तो 182 डेज रहा, नो, तो सर ये तो नॉट सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 2, 60 डेज से ज्यादा रहा, यस, और पिछले उसके पिछले 4 सालों में 365 से ज्यादा रहा, यस सर, तो क्या इस साल वो रेजिडेंट हो जाएगा? यस। दोस्त, हर साल ऐसा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्टे सेम दिया हुआ है, मैं अजम्पशन नहीं ले रहा हूँ, कोई स्टे ही सेम दिया हुआ है, ठीक है ना? तो जो यहाँ हो रहा है वो यही होगा, कंडीशन ही सेम है, ठीक है ना? तो हमने इंटेलिजेंटली ये कर लिया, डेराइव कर लिया कि हर साल में रेजिडेंट है। वो क्या पूछ रहा था कंडीशन नंबर 2 का, टेस्ट नंबर 1 क्या कह रहा है? 2 आउट ऑफ द 10 प्रीवियस ईयर्स। कौन सा प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है? ये 18-19 के पहले वाले 10 सालों की बात कर रहा है। इनमें से कोई 2 में भी अगर ये रेजिडेंट होता ना तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो 10 में है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? लेकिन सर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती क्योंकि एंड लगा हुआ है बीच में और एक और कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? 7 प्रीवियस ईयर्स, 7 प्रीवियस ईयर्स में 730 डेज और मोर वो इंडिया में स्टे किया होना चाहिए। तो 7 प्रीवियस ईयर्स कौन से हुए बॉस? 1 2 3 4 5 6, ये हुए 7 प्रीवियस ईयर। इसमें सर अब ये देखना है, इतनी मेहनत करी है हमने, बस ये देखना है कि इन 7 सालों में 730 डेज से ज्यादा वो रहा या नहीं रहा। अगर ये यहाँ पे, मुझे नहीं पता आंसर क्या होगा, अगर ये यहाँ पे यस हो गया तो ये ROR बन जाएगा, और अगर यहाँ पर नो हो गया तो क्या ROR बनेगा? नहीं बनेगा सर, RNOR बन जाएगा, मतलब रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। तो आइए देखते हैं क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 सर, 1 2 3 4, ये क्या गया? 1 2 3 4, ओ सॉरी, एक साल रह गया, ये ईयर भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 सर, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, सर ये तो 700 होते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई बॉस? 730 डेज और मोर हो पाए? नो, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है सर, नो। तो क्या ये टेस्ट 2 पास कर गया? सर कंडीशन 1 तो पास कर ली इसने, लेकिन उसमें एंड लगा हुआ है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दोनों पास होनी चाहिए, तब जाके टेस्ट नंबर 2 पास होगा। तो सर ठीक है सर, क्या करें? तो ये कंडीशन जो है नॉट सेटिस्फाइड रही,
और ये महापुरुष जो थे वो क्या बन के सामने आए, ROR या RNOR? RNOR। आपको इस सॉल्यूशन से जो ये प्रोविजन है वो समझ आ गया होगा। ठीक है सर, इसके एग्जाम्पल्स पेंडिंग है इसमें, क्योंकि इसके मेरे को आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने हैं, तो मैं उसको आपको सेपरेटली दूंगा, नहीं तो अदरवाइज वो नोट्स का पार्ट बन जाएंगे, नोट्स लेंदी हो जाएंगे। सो आई विल गिव इट टू यू इन अ सेपरेट नोट शीट। ओके सर, तो यहाँ पर हमने ROR और RNOR का टेस्ट नंबर 2 भी कर लिया है। अच्छा, अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देयर इज ओनली वन वे टू मास्टर दिस चैप्टर। एक ही तरीका है इस चैप्टर को मास्टर करने का। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बिकॉज नंबर्स और कंडीशंस बहुत सारी आ जाती हैं, बट इट्स ओके। ठीक है, वो तरीका क्या है, आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। आई विल गिव यू 20 to 30 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट प्रैक्टिस देम। ठीक है, और उनमें से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना कि एग्जाम टाइम पे या उससे पहले जब भी रिवीजन करना हो तब हम उन 4-5 क्वेश्चंस को ही करेंगे, एंड देयर विल बी सच गुड क्वेश्चंस कि हमें एकदम से कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया है। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF है, ये आज करें या फिर आज के लिए काफ़ी है? आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम कल कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसके बाद वाली क्लास में हम HUF, कंपनी, फॉर्म, AOP, BOI इन सब के बारे में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।